हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 9। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए कि आप चाहे अपने घर पे हों, चाहे आप चाहे आप किसी मेडिकल स्टोर पे हों या किसी हॉस्पिटल में हों, इस वाले चैप्टर की ज़रूरत आपको बार बार पड़ती है। और मैं कहूँ तो ये जो चैप्टर है ना, ये शुरू में होना चाहिए, इसलिए कि इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। किसी को भी कुछ होता है तो फिर क्या होता है, आदमी टेस्ट वगैरह कराता है, लोग आपके पास भी लेके आएंगे कि देखिएगा ये टेस्ट है, इसमें क्या रिजल्ट है, क्या रिपोर्ट है। समझ में आ रही बात? तो ये वाला चैप्टर थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए कि इसकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ेगी और पूरी ज़िंदगी पड़ती रहेगी, अगर आप मेडिकल लाइन में हैं तो भी और नहीं है तो भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। क्या है? क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो टेस्ट है वो क्या है, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट, यानी ब्लड का जो टेस्ट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक बात बता दूं, यहाँ पे हम लोग सारे टेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि ब्लड के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो कॉमन है, जो बार बार होता रहता है, जिसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है, उन्हीं को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो क्या है, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट, जिसको हम लोग CBC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CBC। ठीक, क्या मतलब है इसका? कंप्लीट ब्लड काउंट। क्या है? कंप्लीट ब्लड काउंट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी ब्लड का जो जांच होता है तो उसमें पूरे ब्लड का जब जांच होता है तो कई सारे उसमें टेस्ट होते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट में। इसमें WBC, RBC, प्लेटलेट वगैरह, हीमोग्लोबिन वगैरह वो सारे आ जाते हैं। तो हीमेटोलॉजिकल टेस्ट क्या है? तो द टेस्ट आर रिलेटेड टू ब्लड आर कॉल्ड हीमेटोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, जो टेस्ट ब्लड से रिलेटेड है, यानी ब्लड अच्छा है नहीं है, ब्लड में जो ब्लड के प्लाज्मा है उसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है, या हीमोग्लोबिन में दिक्कत है, या WBC, RBC का जो काउंट है वो कम हो गया नहीं हो गया है। समझ में आ रही बात? प्लेटलेट में कुछ दिक्कत है, तो ये जो सारे टेस्ट हैं वो किस में आएंगे? हेमेटोलॉजिकल टेस्ट। तो अब ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि मान लीजिए टेस्ट कराने जा रहे हैं तो सिर्फ आप हेमोग्लोबिन का कराएंगे, बल्कि एक बार जब आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है तो उसमें कई सारे टेस्ट एक साथ कर देते हैं। उस ब्लड को लेके जाएंगे तो मशीन जो होती है वो कई सारे टेस्ट एक साथ करके दे देती है। ठीक है, तो उसी में से एक टेस्ट क्या होता है, हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन क्या होता है तो आपको भी मालूम है, जो हमारे RBCs होते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसके अंदर होता है हेमोग्लोबिन, यानी हेम होता है और ग्लोबिन होता है। यानी ये समझिए कि आयरन क्या है, एक प्रोटीन के साथ मिला होता है, जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसके साथ में आयरन मिला होता है, तो वो होता है हेमोग्लोबिन। और उसका काम क्या होता है तो आपको भी मालूम है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना या कार्बन डाइऑक्साइड को लेके क्या है लंग्स तक आना, ये क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है हेमोग्लोबिन का। और ये कहाँ पे होता है तो ये RBCs के अंदर होता है। ठीक, तो अब क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन का कितना नॉर्मल होना चाहिए, यानी हमारी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से नॉर्मली एक मेल के अंदर कितना होना चाहिए, 13.2 to 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर। यानी मान लीजिए 1 डेसीलीटर ब्लड आपका लिया गया, ठीक, 1 डेसीलीटर ब्लड लिया गया तो उसके अंदर जो क्या कहते हैं आपके हेमोग्लोबिन की मात्रा है वो कितना होना चाहिए, तो 13.2 से लेके 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर में होना चाहिए हेमोग्लोबिन। किसके अंदर? मेल के अंदर। ऐसे जो फीमेल है तो उनके अंदर कितना होना चाहिए, 13.6 से लेके 15 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए आपका हेमोग्लोबिन आपके ब्लड के अंदर। और ये हेमोग्लोबिन कहाँ पे होगा, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, ये W जो आपका RBCs है उसी के अंदर होंगे। यानी अगर ये कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपके RBC या तो कम है या तो आपके RBC क्या है, पूरी तरीके से बने नहीं है, उसके अंदर हेमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, यानी अगर इसमें कमी ज्यादती हो रही है तो आपके RBC किसी न किसी हद तक क्या उसके अंदर डिफेक्ट है, या तो उनका काउंट कम है या तो वो क्या पूरी तरीके से उनका फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक, अब जो बच्चे हैं तो 6 से 12 साल के बीच के जो बच्चे हैं तो उनके अंदर कितना होगा, तो 11.2 to 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल रेंज हो गया। अब इससे नॉर्मल रेंज से अगर मतलब नीचे आता है तो भी दिक्कत होती है, ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत होती है। ठीक, तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो जो नॉर्मल लेवल है वो क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए और क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक लाने के लिए ज़रूरी होता है। अगर क्या कहते हैं जो नॉर्मल रेंज है उससे अगर कम आए तो वो क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है, क्या इशारा देता है, तो ये इशारा देता है कि उस आदमी को एनीमिया हो गया है। और दूसरा क्या इसका ये क्या इंडिकेट करता है, तो एक तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसको एनीमिया हो सकता है, दूसरा ये इंडिकेट करता है कि इसको ल्यूकेमिया हो गया है। ल्यूकेमिया का मतलब ये है कि ब्लड कैंसर, यानी जो WBCs हैं जब वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, WBC जब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो फिर क्या है वही RBCs को मारने लग जाते हैं।
समझ में आ रही बात, अपने ही सेल को वो मारने लग जाते हैं। तो फिर क्या होगा, आरबीसीज कम हो जाएंगे। जब आरबीसीज कम होंगे तो जाहिर सी बात है उसके साथ में हीमोग्लोबिन की भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी इंडिकेट करता है अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा, अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से अगर कम रहता है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये नहीं कि होगा, ये भी इसका मतलब हो सकता है कि उसको ल्यूकेमिया है यानी ब्लड कैंसर है। और अगर क्या कहते हैं हाई लेवल में है यानी हीमोग्लोबिन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है तो उसको हम लोग, तो वो क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है हमको, तो बताता है कि पॉलीसाइथेमिया हो गया। इसको क्या हो गया, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया का मतलब ये है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसीज, यानी जो आरबीसीज हैं उनकी मात्रा बढ़ गई है। जब आरबीसीज की मात्रा बढ़ेगी, अब उनका आरबीसीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कितना नॉर्मल होना चाहिए। तो अगर नॉर्मल रेंज से वो ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। अब उसके रीज़न क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि क्यों बढ़ता है, आरबीसीज ज़्यादा क्यों हो जाता है। तो अब हम लोग दूसरा इसमें क्या पढ़ रहे हैं, आरबीसीज काउंट यानी रेड ब्लड सेल्स के काउंट। तो कितना काउंट मतलब उनकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, नंबर उनके कितने नंबर में होना चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन, कितना होना चाहिए आखिर वो। ये आपको मालूम है कि जो आरबीसीज होते हैं वो कंटेन करते हैं हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। आरबीसीज के और भी फंक्शन है लेकिन मेन फंक्शन यही है, ठीक। अब दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक काउंट ऑफ आरबीसीज इन ब्लड। तो ब्लड के अंदर आरबीसीज का काउंट कितना है यानी कितनी मात्रा में वो हैं उसको चेक करने के लिए आरबीसीज काउंट का टेस्ट कराया जाता है। तो मेल के अंदर कितना होता है, ये आरबीसीज कितने होते हैं यानी नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए, तो 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन, ठीक है। कितना, 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन mm क्यूब। mm क्यूब का मतलब होता है मिलीमीटर क्यूब। क्या है, mm क्यूब का मतलब मिलीमीटर क्यूब। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं। mm क्यूब का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई बर्तन है जिसके अंदर आप क्या कहते हैं इस ब्लड को रख रहे हैं, ये बर्तन है, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर रखा ये कोई मतलब मान लीजिए आपका टेस्ट ट्यूब है, कुछ भी है। इस बर्तन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, समझ में आ रही बात, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक साथ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, mm क्यूब। और ये मैथ का क्वेश्चन है, आपको मुझे भी मैथ इतनी ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। तो mm क्यूब का मतलब ये है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई जो है उस बर्तन की, उसको जब हम लोग तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं mm क्यूब। मान लीजिए ये जो बर्तन है ये कितना है, 1 मिलीमीटर क्यूब का है, 1 मिलीमीटर क्यूब का ये बर्तन है। तो इसके अंदर जितना ब्लड आ रहा है उसमें कितने आरबीसीज होंगे, तो उसके अंदर होंगे 4.5 टू 5.5 मिलियन यानी 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन mm क्यूब आरबीसीज होंगे, ठीक है। पर mm क्यूब आरबीसीज होंगे। अब फीमेल के अंदर कितने होंगे, तो 3.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm क्यूब के हिसाब से हो सकते हैं। और बच्चों के अंदर कितने होते हैं, तो बच्चों के अंदर 4 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm क्यूब आरबीसीज होते हैं। उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और सिग्निफिकेंस और इंटरप्रिटेशन सब ये दोनों इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो लो लेवल ऑफ आरबीसीज देन नॉर्मल रेंज, अगर नॉर्मल रेंज से आरबीसीज कम है, ठीक है, मान लीजिए 4.5 से कम हो रहे हैं किसी मेल के अंदर, तो वो क्या बताते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं, तो बताते हैं कि अनीमिया इसको हो सकता है या ल्यूकेमिया हो सकता है। अब दोनों चीज़ें इसमें भी वही पढ़ रहे हैं आप और उसमें भी क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन में भी वही पढ़े हैं, क्योंकि बात एक ही है, चाहे हीमोग्लोबिन को लीजिए चाहे आरबीसीज को लीजिए, तकरीबन बात एक ही है। इसलिए कि हीमोग्लोबिन इसी के अंदर रहता है, अगर आरबीसीज कम होंगे तो हीमोग्लोबिन कम होगा, आरबीसीज की काउंट बढ़ जाएगी तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है। अब तीसरा जो टेस्ट होता है उसके अंदर मतलब ब्लड टेस्ट में तीसरा जो टेस्ट है वो है हीमेटोक्रिट्स। क्या है, हीमेटोक्रिट्स, HCT। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने 100 ml, सपोज दैट आपने 100 ml ब्लड लिया, समझ में आ रही है, उसमें सिर्फ आरबीसी नहीं बल्कि पूरा ब्लड लिया, उस पूरे ब्लड के अंदर उसमें WBCs भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, प्लाज्मा प्रोटीन भी हैं और भी सारी चीज़ें जो भी होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, सब कुछ हैं, उसके अंदर आरबीसीज भी हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि अकेले आरबीसीज का परसेंटेज उसमें कितना है, समझ में आ रही, 100 ml ब्लड है उसके अंदर अकेले आरबीसीज का परसेंटेज कितना है, वो जो निकाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हीमेटोक्रिट्स। क्या बोलते हैं, हीमेटोक्रिट्स बोलते हैं, ठीक है। इस टेस्ट इंडिकेट्स परसेंटेज ऑफ आरबीसीज इन होल ब्लड सैंपल, ठीक है। मान लीजिए आपने ये टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर 100 ml आपने ब्लड रखा, ठीक है, 100 ml ब्लड रखा। अब इस ब्लड के अंदर सारी कंपोनेंट्स हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स और जो भी चीज़ें होती है, ग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह जितनी है सब कुछ इसके अंदर है। अकेले इसके अंदर आरबीसीज की परसेंटेज कितनी है, कितनी मात्रा है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, हीमेटोक्रिट्स। तो
तो कितना होना चाहिए, तो नॉर्मल कितना होना चाहिए, मान लीजिए 100 ml लिया तो उसके अंदर कितना होना चाहिए परसेंटेज इसका, तो 40 से 50% अकेले आरबीसीज होना चाहिए, ये नॉर्मल है मेल के अंदर। ठीक है, मेल के अंदर कितना होना चाहिए, मेल के अंदर 40 से 50% इसके अंदर अकेले, मान लीजिए ये इसका 100 ml है तो इतना 40, यहाँ पे मान लीजिए 40% या 50% अकेले क्या होना चाहिए, आरबीसीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आरबीसीज होना चाहिए। ठीक, और जो फीमेल है तो फीमेल के अंदर कितना होना चाहिए, तो 37% से लेकर 47% होना चाहिए आरबीसीज। क्योंकि मर्दों के मुकाबले में औरतों में आरबीसीज की क्वांटिटी कम होती है, तो इसलिए उनका कितना है, तो 37% से लेकर 47% इनके अंदर ये नॉर्मल है, इसके बीच में है तो नॉर्मल है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो तीनों हैं, मान लीजिए क्या कहते हैं, आरबीसीज है या हीमोग्लोबिन है, हेमेटोक्रिट्स हैं, तो इनकी क्या वजह होती है कि ज़्यादा हो जाते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रीजंस हैं कि ये ज़्यादा हो जाते हैं या फिर क्या रीज़न है ये कम हो जाते हैं। तो ज़्यादा होने के रीज़न क्या है, तो डिहाइड्रेशन। मान लीजिए किसी को डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन का मतलब जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर वाटर की कमी है, और आपने 100 ml ब्लड लिया, क्या लिया, 100 ml ब्लड लिया, होल ब्लड, इसमें सिर्फ आरबीसीज नहीं, 100 ml ब्लड लिया, तो अब उसके अंदर पानी की कमी होगी ना, तो अब जो आरबीसीज हैं वो ज़्यादा होंगे, डब्ल्यूबीसी भी ज़्यादा होंगे, ये नहीं कि डब्ल्यूबीसी कम होंगे, उनकी भी मात्रा बढ़ जाएगी, और जो प्लेटलेट्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे। समझ में आ रही बात, इसलिए कि अगर उसी के अंदर, उसी 100 ml के अंदर अगर पानी ज़्यादा होता तो फिर ये लोग थोड़ा कम होते, लेकिन जब पानी एकदम कम हो जाएगा, जब इसके अंदर पानी कम हो जाएगा तो ये सबकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो एक रीज़न क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, और ये टेम्परेरी रीजन होता है, ये घटता बढ़ता रहेगा, पानी आदमी पी लेगा, फिर से अगर चेकअप कराएंगे तो सही हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, चाय बना रहे हैं, आपने उसके अंदर 5 कप पानी डाले, कितना, 5 कप पानी डाले, उसके अंदर आपने चीनी भी डाल दी, और आपने उसके अंदर 4 चम्मच चीनी डाल दी, और चाय पत्ती भी डाल दी 1 चम्मच। ठीक, आपने उस चाय बनाई तो वो नॉर्मल मीठी थी, ज़्यादा मीठी भी नहीं थी और फीकी भी नहीं थी, लेकिन आप अगर उसको और पकाते रहें और पकाते रहें तो उसका पानी जब सूख जाएगा तो उसके अंदर मिठास ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब पानी कम हो जाएगा तो जो चीज़ें हैं उनका कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगा ना, पानी की जब मात्रा निकलेगी तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से जब क्या कहते हैं, जो हमारा बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो रही है और उसमें से हम लोग 100 ml ले रहे हैं, पानी की मात्रा ज़्यादा है और उसमें से हम लोग 100 ml ले रहे हैं, तो उसमें आरबीसीज भी क्या है, कम होंगे, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी भी कम होंगे, प्लेटलेट्स भी कम होंगे, ठीक है, और भी जो दूसरी चीज़ें वो कम होंगी, पानी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर यानी ब्लड के अंदर पानी की मात्रा कम है, अब हम लोग 100 ml ले रहे हैं, तो उसके अंदर आरबीसीज भी ज़्यादा होंगे, प्लेटलेट्स भी ज़्यादा होंगे, डब्ल्यूबीसीज भी ज़्यादा होंगे और दूसरी चीज़ें भी ज़्यादा होंगी। तो एक रीज़न क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन, यानी पानी की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर कम है। दूसरा क्या हो सकता है रीज़न, लेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी है। तो कैसे, ये कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए मेरे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो थोड़ा ही ऑक्सीजन क्या है, मतलब अंदर ब्लड में भेज पा रहा है, समझ में आ रही बात, वो थोड़ा ही ऑक्सीजन क्या है ब्लड के अंदर भेज पा रहा है। तो अब जो वहाँ पे आरबीसीज है वो थोड़ा सा ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ से लंग्स से लेके उसको पैर के पास जाना है, समझ में आ रही बात, थोड़ा सा ऑक्सीजन लेके गया और अभी वो वापस आया नहीं, तब तक ऑक्सीजन खत्म हो गया, समझ में आ रही बात, अभी उसको जाने आने में तो टाइम लगेगा ना, और ऑक्सीजन थोड़ा सा था, अब मान लीजिए वहाँ दे के आया, तब तक अभी दूसरे पार्ट्स के पास भी उसको लेके जाना है, तब तक पता चला वहाँ खत्म हो गया। तो इसलिए क्या करते हैं, मजदूर बढ़ा देंगे, और क्या बढ़ाएंगे, अब मजदूर बढ़ाएंगे कि थोड़ा थोड़ा लेके जाना है, इसलिए ज़्यादा मजदूर चाहिए ताकि हर जगह वो जल्दी जल्दी से पहुंचा सकें। तो इसलिए बॉडी क्या करती है कि देखो यार ऑक्सीजन तो कम कम आ रहा है और इसके लिए हमको ज़्यादा मजदूर चाहिए ताकि वो थोड़ा थोड़ा लेके हर जगह जल्दी जल्दी से पहुंच सकें। तो इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, उस कंडीशन में आरबीसीज को बढ़ा देती है। अब ये कंडीशन क्या कहते हैं, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकती है, समझ में आ रही बात। अगर कोई कंटिन्यू ऑक्सीजन क्या कहते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा क्या है स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उसकी भी ये दिक्कत हो सकती है, उसके आरबीसीज बढ़ सकते हैं। इसलिए कि आदमी जब सिगरेट पीता है तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किडनी प्रॉब्लम की वजह से भी आरबीसीज बढ़ सकते हैं या हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है, इसमें किडनी का क्या रोल है, तो किडनी क्या है, एक हार्मोन बनाती है, हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है एरिथ्रोपोइटिन। क्या है, किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। ये एरिथ्रोपोइटिन जब हमारे बोन मैरो के पास पहुंचता है तो उसको ट्रिगर करता है, यानी उसको कहता है कि और ज़्यादा आरबीसीज बनाओ। जितना ये हार्मोन पहुंचेगा एरिथ्रोपोइटिन, उतना ज़्यादा क्या है आरबीसीज बनेंगे। समझ में आ रही बात। अगर किडनी में मान लीजिए कैंसर हो गया, कोई दिक्कत हो गई, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन बनाएगा तो फिर बोन मैरो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज बनाएंगे। तो इस तरीके से भी आरबीसीज की क्या है क्वांटिटी बढ़ सकती है, तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये कुछ मेन रीज़न है जिसकी वजह से आरबीसीज का काउंट बढ़ जाता है।
अब क्या रीज़न हो सकते हैं कि आरबीसीज का काउंट लो हो जाता है, या आरबीसीज का काउंट लो होगा तो हेमोग्लोबिन भी लो हो सकता है और हीमेटोक्रिट्स भी लो हो सकते हैं। तो क्या हैवी ब्लड लॉस, यानी मान लिया किसी का एक्सीडेंट हुआ और कहीं बहुत ज़्यादा उसका ब्लड निकल गया तो भी क्या है आरबीसीज की क्या कहते हैं आरबीसीज की जो क्वांटिटी वो कम हो जाएगी। ऐसे क्या है बोन मैरो फेलियर, जो बोन मैरो है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, वो आरबीसीज नहीं बना पा रहा है ज़रूरत के अकॉर्डिंग, तो फिर क्या हो जाएगा आरबीसीज कम हो जाएंगे। मान लिया उसमें इन्फेक्शन हो गया, ट्यूमर हो गया, कुछ भी दिक्कत हो गई। ऐसे क्या कहते हैं एनी काइंड ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, किसी भी टाइप का अगर कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो उस कंडीशन में ये हमारे आरबीसीज की क्वांटिटी कम हो जाती है। ऐसे ही ल्यूकेमिया की वजह से भी क्या है हमारे आरबीसीज कम हो सकते हैं। इसलिए कि ल्यूकेमिया क्या है ये समझिए कि जो हमारे WBCs होते हैं वो उनकी जब क्वांटिटी बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग ल्यूकेमिया, यानी एक तरीके का वो कैंसर है, WBCs का कैंसर है, ठीक है। उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है फिर वो खुद ही आरबीसीज को मारने लग जाते हैं। तो और क्या कारण हो सकता है, तो हीमेटोलिसिस या हीमेटोलाइसिस, यानी जो आरबीसीज हैं वो टूटने लग जाए, किसी भी रीज़न से क्या है बहुत ज़्यादा टूटेंगे। तो हीमेटोलाइसिस किसी भी रीज़न की वजह से हो रहा है तो भी आरबीसीज की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और फिर जब ये होता है तो फिर उसकी वजह से अनेमिया भी हो जाता है। और क्या होता है किडनी प्रॉब्लम, अभी आपने पढ़ा ना किडनी जो हमारे वो क्या करती है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करती है। तो अगर वो हार्मोन रिलीज नहीं कर रही, किडनी में बीमारी हो गई, कुछ दिक्कत हो गई, उसके सेल डैमेज हो गए, वो हार्मोन रिलीज नहीं कर पा रही है, तो फिर बोन मैरो को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि तुम्हें आरबीसीज बनाना है, तो चुपचाप बैठा रहेगा, सोता रहेगा, आरबीसीज नहीं बनाएगा। इस तरीके से भी आरबीसीज की कमी हो सकती है। अब ब्लड का जो टेस्ट होता है उसमें एक टेस्ट क्या कहते हैं उसको हम लोग WBC टेस्ट भी बोलते हैं या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी बोलते हैं, TLC के नाम से ये फेमस है, इसको याद रखिएगा। TLC टेस्ट यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, TLC। समझ में आ रही बात, इसको याद रखिएगा। तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक कंडीशन। तो ये टेस्ट कब किया जाता है, तो ये कुछ कंडीशंस को चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि इन्फेक्शन, ऐसे क्या एलर्जिक रिएक्शन या इन्फ्लामेशन या ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया। अब ये क्या रीज़न है, कैसे होता है, इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा समझिए। तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो उससे लड़ने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एकदम से एक्टिव होता है, समझ में आ रही बात। तो फिर क्या है WBCs की क्वांटिटी बढ़ाने लगता है, और जो बीमारियों से लड़ता है वो WBC लड़ता है, आपको मालूम है। तो जब इन्फेक्शन होगा, कोई बैक्टीरिया कोई वायरस आया, तो फिर क्या है उस कंडीशन में आरबीसीज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक। या तो फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन है, जब भी एलर्जिक रिएक्शन होगा तो फिर भी क्या इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ऐसे क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे, तो भी क्या होगा इसकी जो क्वांटिटी वो बढ़ जाएगी। इन्फ्लामेशन भी कैसे होता है, ये भी किसी बैक्टीरिया वायरस या कोई डैमेज वगैरह होने की वजह से इन्फ्लामेशन होता है। या ब्लड का कैंसर हो जाए तो भी ये दिक्कत आती है। ब्लड का कैंसर यानी WBCs क्या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया। तो इसको भी चेक करने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी TLC टेस्ट। अब नॉर्मल रेंज क्या है इनका, कितना होना चाहिए, यानी हमारी बॉडी के अंदर WBC नॉर्मली कितना होना चाहिए, तो 4,500 से लेके 11,000 पर ml होना चाहिए। कितना, 4,500 से लेके 11,000 पर ml WBC होना चाहिए मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर कितना होना चाहिए, तो 4,500 से लेके 11,500, यानी तकरीबन दोनों में सेम है। इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन जो WBC होता है वो मेल और फीमेल में तकरीबन सेम ही होता है। कभी कभार होता है कि मतलब इसमें फीमेल में थोड़ा सा इससे डिफरेंस हो जाता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी अगर हाई रहता है तो क्या उससे हमको पता चलता है, ठीक है। अगर WBCs के यहाँ अगर ज़्यादा हाई है यानी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा है वो, तो फिर वो क्या बताते हैं हमको, क्या इंडिकेट करते हैं, तो वो इंडिकेट करते हैं कि इन्फेक्शन है इसको किसी भी टाइप का। जैसे कि अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स के अंदर क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, अपेंडिसाइटिस हो गया। या ल्यूकेमिया को बताते हैं यानी ब्लड कैंसर को बताते हैं। या क्या कहते हैं निमोनिया को बताते हैं। या मेनिंजाइटिस होता है, यानी क्या कहते हैं हमारा जो सर है उसके अंदर जो एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो ब्रेन को घेर के रखती है, उसके अंदर इन्फेक्शन कर देता है जाके एक बैक्टीरिया, और उसमें क्या कहते हैं लीकेज कर देता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो उसको भी चेक कर, तो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि इसको मेनिंजाइटिस हो। या फिर एलर्जिक रिएक्शन को बताता है, या इन्फ्लामेशन को बताता है, या ब्लड कैंसर को ये बताता है। अगर हाई लेवल है तो ये सारे अंदाजे लगाए जाते हैं। अब फिर जब ये अंदाज़ा लगता है यार कौन सा हो सकता है, तो अब इनमें से हर एक को अलग अलग चेक किया जाता है कि अब स्पेसिफिक उनके लिए क्या है, फिर टेस्ट होता है कि इसको कौन सी बीमारी है, ठीक है। यहाँ सिर्फ अंदाज़ा लगाया जाता है इससे। अब ये हाई लेवल क्यों हो सकता है, तो इसके लिए कई सारे रीज़न हो सकते हैं।
कि इसका हाई लेवल क्यों होता है, कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जो इसका रेट बढ़ा दे, इसका जो क्या कहते हैं लेवल बढ़ा देती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं उसकी वजह से बढ़ सकता है इसका लेवल, ऐसे ही स्मोकिंग की वजह से बढ़ सकता है, ऐसे ही स्प्लीन का अगर रिमूवल हुआ है अभी WBCs बढ़ सकते हैं, ऐसे ही ब्लड कैंसर है तो भी ये बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन जब होता है तब भी इनका काउंट बढ़ जाता है। लो लेवल है तो वो क्या इंडिकेट करता है, तो जो इसका लो लेवल होता है WBC का उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। ठीक है, क्या बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। हाई लेवल है उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, लो लेवल है उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। ठीक है, ये क्या बताता है, अगर मतलब लो लेवल है तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसको हो सकता है कि टाइफाइड हो, इसलिए कि जब टाइफाइड होता है तो WBCs क्या होते हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। या तो ये हो सकता है इसको हेपेटाइटिस है, या तो फिर क्या हो सकता है इन्फ्लुएंजा हो सकता है, या मीजल हो सकता है, या एंजाइटी रीजन हो सकता है। ये जो रीजन है इनकी वजह से भी क्या है WBC का जो काउंट है वो कम हो सकता है। तो क्या है, तो बोन मैरो प्रॉब्लम्स, अगर बोन मैरो के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया तो भी ये दिक्कत हो सकती है। बोन मैरो क्या है, जहाँ पे ब्लड बनता है उसको बोन मैरो बोलते हैं, हमारी हड्डियों के अंदर होता है लाल लाल सा। ठीक है, ऐसे क्या कहते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, किसी को कैंसर की बीमारी है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी क्या है WBCs की काउंट कम हो जाएंगे। ऐसे कुछ वायरल बीमारियां जो होती हैं, वायरल यानी वायरस से होने वाली बीमारियां जो हैं, तो उससे भी जो वायरस है वो क्या करता है WBC को अटैक करता है और उनको मारने की कोशिश करता है, तो उससे भी क्या इसका काउंट कम हो जाता है। अब जो ये ना WBCs है इसके क्या कहते हैं समझिए, ये 5 तरीके के अलग अलग चीज़ों से मिल के बना है WBC। समझ में आ रही बात, यानी अगर इसको हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं कि जो WBC है वो उसके 5 टाइप हैं। क्या है, 5 टाइप्स हैं, उन पूरे को हम लोग WBCs बोलते हैं। ठीक है, 5 टाइप में बटा हुआ है। सबसे पहला क्या है, न्यूट्रोफिल्स। क्या है न्यूट्रोफिल्स, तो इसका भी क्या है एक मतलब पूरा टेस्ट होता है कि किसकी काउंट कितनी है, नॉर्मल है कि नहीं है। तो जो न्यूट्रोफिल्स है ये कितना होना चाहिए, तो 60 से 70 के बीच में होना चाहिए, नॉर्मल रेंज है। तो जो टोटल कहते हैं WBCs हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो न्यूट्रोफिल्स होता है। मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, WBCs को अलग किया। ठीक है, क्या किया, WBCs को अलग कर लिया और वो क्या कहते हैं 100 ml हैं। सपोज दैट कि वो 100 ml है, सिर्फ WBCs हैं, तो उसके अंदर 100 ml के अंदर कितना होना है, 60 से 70% अकेले क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स होगा। ठीक है, उसके बाद आता है एओसिनोफिल्स, तो ये कितना होता है, तो 1 से 4% के बीच में एओसिनोफिल्स होता है। उसके बाद आता है बेसोफिल्स, तो ये कितना होता है, 0 से 2% के बीच में होता है बेसोफिल्स। उसके बाद आता है मोनोसाइट्स। क्या है, मोनोसाइट्स, तो ये कितने होते हैं, तो 5 से 10% के बीच में मोनोसाइट्स होते हैं। और आता है लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट कितना होता है, तो 20 से 30% के बीच में होता है, क्या कहते हैं लिम्फोसाइट। अब ये जो तीनों ऊपर वाले हैं न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पे, इसलिए कि हम लोग इसको डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर नॉर्मल रेंज में नहीं है वो क्या बताते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनका काउंट अगर हाई होता है, ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। और ये क्या इंडिकेट करते हैं, क्या बताते हैं हमको, तो ये बताते हैं कि सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या बताते हैं, अगर न्यूट्रोफिल्स की काउंट बढ़ रही है यानी ये ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब ये किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। समझ में आ रही बात, तो इसलिए इनका काउंट बढ़ जाता है। तो ये क्या बताते हैं कि किसी जिसके अंदर इसका काउंट बढ़ रहा है न्यूट्रोफिल्स का, इसका मतलब क्या है, इसको सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वो किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि वुफिंग कफ हो गया, या कि UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया। अब ये जो एओसिनोफिल्स हैं इनका काउंट अगर हाई होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एओसिनोफिलिया। क्या बोलते हैं, एओसिनोफिलिया बोलते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है इंटेस्टाइनल पैरासाइट या एलर्जिक कंडीशन। अगर इनकी काउंट बढ़ रही है जो नॉर्मल रेंज है उससे, तो ये इस क्या इंडिकेट करता है कि जो क्या कहते हैं आदमी का इंटेस्टाइन है उसके अंदर पैरासाइट है। क्या है, पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, तो पैरासाइट ये एनिमल भी हो सकते हैं और प्लांट भी हो सकते हैं, जो हमारे या किसी चीज़ के अंदर जाके वो बैठ के वहाँ पे रह रहे हों और बीमारी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बस ये कि उसका जो खाना है उसको खा जाते हैं। ये समझ में आ रही बात, बीमारी भी करते हैं लेकिन ज़्यादातर बीमारी कम करते हैं ये। लेकिन करते क्या है ये कि मान लीजिए मेरे इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, ये क्या कहते हैं कोई पैरासाइट आ गया, अब वो क्या करेगा, मैं खाना खा रहा हूँ वो सारा खा जा रहा है, हमको हमारे बदन में लग ही नहीं रहा है खाना। समझ में आ रही बात, तो पैरासाइट होते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि किसी आदमी के इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट्स हैं, या फिर ये बताता है कि इसको क्या है, कुछ एलर्जिक रिएक्शन है जिसकी वजह से इसका काउंट क्या बढ़ जाता है। अब जो बेसोफिल्स हैं अगर उनका काउंट बढ़ जाता है तो वो क्या बताते हैं,
तो वो बताते हैं कि जो ग्रेनुलोसाइट हैं उनका ल्यूकेमिया हो गया है, यानी कि जो ऊपर के 3 थे ना ग्रेनुलोसाइट मैंने बताया था, तो वो उनकी क्या है मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जो अगर क्या कहते हैं, अगर मोनोसाइट का जो काउंट है वो ज़्यादा होता है तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, तो बताते हैं, वो भी क्या बताते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि मलेरिया हो गया। एंड मोनोसाइट ल्यूकेमिया और क्या इंडिकेट करते हैं, मोनोसाइट ल्यूकेमिया हो गया। ठीक है, अगर मोनोसाइट बढ़ रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं अपनी क्वांटिटी से, अब नॉर्मल रेंज से, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मोनोसाइट का क्या हो गया, ल्यूकेमिया, यानी कैंसर हो गया मोनोसाइट वाला। और क्या कहते हैं, हाई अगर लिम्फोसाइट जो है, अगर लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या बताते हैं, तो वो भी ये बताते हैं कि बैक्टीरियल या वायरल या कोई दूसरा इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, क्या बैक्टीरियल या वायरल या कोई और दूसरा इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि वूफिंग कफ हो गया, जैसे कि वूफिंग कफ हो गया, मम्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या तो फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ये सारा इंडिकेशन देते हैं ये, अगर इनका काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, अब ब्लड का एक टेस्ट होता है ESR, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछ लेता है। ठीक है, पूछने को तो कोई सा भी पूछ सकता है, लेकिन ये कई बार पूछता है इसलिए कि थोड़ा बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, वो सब तो आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन इसके बारे में पूछता है कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या है ये, और क्यों इसको किया जाता है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या है और क्यों इसको किया जाता है। जैसे इसको समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, और इसके अंदर हमने ब्लड रखा, इसके अंदर क्या किया, ब्लड को डाल दिया। ठीक है, ये ब्लड डाल दिया। अब इसके अंदर जो RBCs हैं उनको ये देखा जाता है कि कितना टाइम लेते हैं यहाँ पे बॉटम पे आके बैठने के लिए। समझ में आ रही बात है। तो अब इसमें यह देखा जाता है कि 1 घंटे के अंदर ये कितना सफ़र तय करते हैं। 1 घंटे के अंदर जितना भी डिस्टेंस वो तय करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट। अगर इन्फ्लामेशन होता है बॉडी के अंदर कहीं पे तो कुछ प्रोटीन्स बनते हैं। जब वो प्रोटीन्स बनते हैं तो फिर ये जो RBC है ना, इनके साथ वो चिपकते हैं। तो जब ये भारी हो जाते हैं तो तेज़ी से नीचे आएंगे, और अगर भारी नहीं होंगे, अगर इनके साथ में प्रोटीन नहीं चिपकेंगे तो वो क्या है, धीरे धीरे नीचे आएंगे। समझ में आ रही बात। तो ये टेक्निक यूज होती है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे इन्फ्लामेशन हुआ तो वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन बनते हैं। वो जो प्रोटीन बनते हैं तो वो इससे चिपक जाते हैं। तो अगर किसी के बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन है और उसका ESR टेस्ट निकाला जाता है तो ये जो रेट है ना ये ज़्यादा होगा, यानी ये तेज़ी से नीचे आएंगे और बैठेंगे। और अगर किसी का मतलब इन्फ्लामेशन नहीं है तो फिर इनका जो आने का जो स्पीड है वो धीरे धीरे होगी। हो सकता है कोई 1 घंटे के अंदर नीचे भी ना आ पाए, यानी नीचे आके RBCs न बैठें। तो ये होता है ESR। तो नॉर्मल रेंज कितना होता है इसका, तो क्या कहते हैं 0 से 15 mm पर आवर, 0 से 15 मिलीमीटर पर आवर इनके क्या है, नॉर्मल स्पीड है। क्या है, नॉर्मल स्पीड। जब आवर में हम लोग ले रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं। ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, कितना है ये 15 मिलीमीटर का है या 20 मिलीमीटर का है। ठीक, 20 मिलीमीटर का है। अब इसके अंदर हमने डाला तो अब ये देखेंगे कि 1 घंटे के अंदर ये कितना डिस्टेंस तय करते हैं। अगर 0 से 15 के बीच में है इनका डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे 15 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 mm है। कितना है, 15 मिलीमीटर है। ठीक, 15 मिलीमीटर है। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं तो अगर रुक जाते हैं, यहीं तक रह जाते हैं 1 घंटे के अंदर, तो मतलब ये कि नॉर्मल है, इसके अंदर बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन वगैरह नहीं है। और अगर इससे नीचे आते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, वो ये WBC जो ये RBC जो हैं वो नीचे आ जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। तो यानी 15 से ऊपर जा रहे हैं, यानी ये जो डिस्टेंस है 15 मिलीमीटर, इससे आगे बढ़ के क्या 16 मिलीमीटर, 17 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर 1 घंटे के अंदर वो डिस्टेंस क्या कहते हैं तय कर ले रहे हैं, यानी नीचे आ रहे हैं उतनी स्पीड से। तो क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये सेडिमेंटेशन जो रेट है वो हाई है। इसका मतलब इसकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन वगैरह है। और फीमेल के अंदर ये रेट कितना है, तो 0 से 20 mm पर आवर है। ठीक, अब इसका सिग्निफिकेंट क्या है, क्यों ये टेस्ट किया जाता है और क्या बताता है ये टेस्ट। तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू एस्टिमेट इन्फ्लामेशन इन बॉडी। तो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को चेक करने के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। या तो फिर क्या इन्फेक्शन को चेक करने के लिए कि अंदर बॉडी के अंदर कहीं पे इन्फेक्शन तो नहीं है। इन्फेक्शन को चेक करने के लिए भी क्या है, सेडिमेंटेशन रेट निकाला जाता है। ठीक है, इन्फेक्शन होता है तब भी वो प्रोटीन बनता है। एक टेस्ट और होता है, वो क्या है, प्लेटलेट्स काउंट। क्या है, प्लेटलेट्स काउंट। और ये जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर, आपको भी मालूम है, कई बार पढ़ चुके हैं कि ब्लड की क्लोटिंग के लिए, यानी कोगुलेशन के लिए, ब्लड का मान लीजिए कट गया तो खून को रुकने के लिए, खून का थक्का जमने के लिए प्लेटलेट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। पूरा उसका प्रोसेस होता है, आप पढ़े हैं। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, कितने प्लेटलेट्स होने चाहिए, तो कितना होना चाहिए, तो क्या कहते हैं 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख का ये नॉर्मल रेंज है। कितना, 1.5 लाख से 4.5 लाख अगर रहते हैं तो
तो ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। एक तो कितने काउंट में ये है, इसको किया जाता है। एंड बिफोर सर्जरी प्रोसीजर दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड। ऐसे ही मान लीजिए किसी का सर्जरी वगैरह करना है, क्या है, किसी का सर्जरी करनी है, किसी का ऑपरेशन करना है और उसके प्लेटलेट्स क्या है, बहुत डाउन है, आपने ऑपरेशन कर दिया, अब पता चला कि इसका ब्लड ही नहीं रुक रहा है, अब पट्टी बांध रहे हो, ब्लड रुक ही नहीं रहा है, पूरा पट्टी भीग जा रही है। तो इसलिए सर्जरी वगैरह करने से पहले भी ये टेस्ट किया जाता है ताकि देख लिया जाए कि इसका प्लेटलेट काउंट कम तो नहीं है। ये क्या कहते हैं, नॉर्मल रेंज से ये कम है, यानी क्या कहते हैं 1.5 लाख से कम है ये। तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये बताता है कि बोन मैरो में कहीं प्रॉब्लम है, कि वो क्या है, प्लेटलेट्स नहीं बना रहा है, या तो फिर ल्यूकेमिया है, यानी WBCs बहुत ज़्यादा है जो प्लेटलेट्स को मार दे रहे हैं, या तो फिर क्या कुछ इन्फेक्शन वगैरह जैसे कि हेपेटाइटिस C है, तो उसकी वजह से भी क्या है प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, या जैसे कि डेंगू हो जाता है, डेंगू या डेंगू फीवर भी बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, ये प्लेटलेट डाउन हो जाएगा। ऐसे जो चिकनगुनिया है तो उसकी वजह से भी क्या है प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। ऐसे HIV जो है, HIV की वजह से यानी एड्स की वजह से भी क्या है प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी में अगर जो महिला होती हैं तो उनके अंदर भी क्या है थोड़ा बहुत रिडक्शन आता है, यानी थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, प्लेटलेट्स उनके भी हल्का फुल्का डाउन हो जाते हैं। और अगर इनका काउंट क्या है ब्लड के अंदर हमको ज़्यादा मिलता है तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, तो ये बताते हैं कि कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है। जैसे कि मान लिया ब्लीडिंग होनी रहती है, ब्लीडिंग हो रही है कहीं पे कंटिन्यू, मान लिया इंटेस्टाइन के अंदर अंदर ब्लीडिंग हो रही है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग को क्या है रोकने के लिए, मान लिया यहाँ पे कटा, ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या प्लेटलेट्स बनते हैं, थोड़ा उस वक्त तेज़ी से बनने लग जाते हैं, बॉडी बनाती है। तो अगर कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है इसका मतलब क्या है, तो क्या कहते हैं अगर प्लेटलेट काउंट बढ़ा हुआ है इसका मतलब क्या है ब्लीडिंग हो रही है या हुई थी, ठीक है, तो इसलिए काउंट बढ़ा हुआ है। दूसरा कि कैंसर हो गया है तो उसकी वजह से भी काउंट बढ़ सकता है। आयरन की जब कमी होती है, आयरन की डिफिशियंसी होती है तो प्लेटलेट्स ज़्यादा बनते हैं। ऐसे क्या बोन मैरो में अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो उस कंडीशन में भी क्या है प्लेटलेट्स ज़्यादा बनते हैं, ठीक। अब 8वां जो एक टेस्ट है वो क्या है, कोगुलेशन और ब्लड क्लोटिंग टाइम। अगर ब्लड क्लोटिंग का मतलब ये होता है कि मान लिया किसी का कट गया तो कितनी देर लगती है उसका ब्लड को, कितनी देर लगती है उसका ब्लड की क्लोटिंग होने में, यानी उसका खून बंद होने में, तो उसको जो चेक किया जाता है उसको बोलते हैं कोगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग टाइम, ठीक है। यानी कोगुलेशन होने में कितना टाइम लग रहा है या ब्लड के रुकने में कितना टाइम लग रहा है। तो ऑपरेशन वगैरह करने से पहले ये टेस्ट किया जाता है ताकि पता चल सके, ठीक है। तो इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो इसका नॉर्मल मतलब रेंज कितना है, कितना टाइम लगना चाहिए, नॉर्मल क्या है। तो अगर इसके कई तरीके से किया जाता है, आपने भी किया होगा अपने प्रैक्टिकल में, फर्स्ट ईयर में है ये प्रैक्टिकल, ठीक है। तो उसमें एक होता है स्लाइड मेथड। स्लाइड मेथड क्या होता है, स्लाइड मेथड क्या होता है, एक मतलब नीडल आता है, नीडल को इसमें क्या कहते हैं, उसमें नीडल को इसमें चुभाते हैं, उसके बाद ब्लड जो निकल रहा है उसको स्लाइड पे लगाते हैं, देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है इसको क्लोटिंग होने में। दूसरा होता है कैपिलरी मेथड, ब्लड डाल के देखते हैं कि कितना देर लगता है इसको ब्लड की क्लोटिंग होने में, यानी कितना टाइम लगता है उसको ब्लड को जमने में उसमें, ठीक है। तो ये और भी मेथड्स हैं। तो कितना दोनों का टाइम क्या है, 2 से 6 मिनट ये नॉर्मल है, यानी इतने के अंदर आदमी का ब्लड क्लोट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब कुछ दिक्कत है, ठीक है। अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रही है तो क्या है, कुछ दिक्कत है। तो क्या है, अगर क्लोटिंग टाइम बढ़ रही है यानी 2 से 6 मिनट से यानी 7 मिनट लग रहा है, 8 मिनट लग रहा है, तो इसका क्या मतलब है, क्या इंडिकेट करता है ये, तो ये इंडिकेट करता है कि इसको क्या है हेमोफीलिया, ये फो हो गया, इसको फीलिया कर लीजिए, क्या है हीमोफीलिया आई है, ठीक है। क्या इसको हीमोफीलिया है, या तो फिर क्या इसको विटामिन के की कमी है। हेमोफीलिया जो बीमारी होती है, हेमोफीलिया को रॉयल डिसीज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है। और दूसरा इसमें मतलब कुछ फैक्टर्स होते हैं ब्लड की क्लोटिंग में, कई सारे फैक्टर हैं, फैक्टर 5 है, 7 है, 9 है, 12 है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लोटिंग करवाने में काम करते हैं। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, तो इसमें कई सारे, खास तौर से जो फैक्टर 9 होता है वो मिस होता है, तो ये पूरा मतलब तरीके से समझिए जेनेटिक बीमारी होती है। तो हेमोफीलिया जो होता है तो उसमें क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है। या तो फिर ये क्या इंडिकेट करता है कि विटामिन के की कमी है, विटामिन के की कमी रहेगी तो भी ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी, इसलिए कि ब्लड की क्लोटिंग में ये भी एक मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। या तो फिर ये इंडिकेट करता है कि जो हिपेरिन है उसका लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, इसलिए कि हमारे ब्लड के, हमारे क्या कहते हैं बॉडी के अंदर भी तो ब्लड है, यहाँ पे क्लोटिंग क्यों नहीं होती है, इसलिए नहीं होती क्लोटिंग कि जो क्या कहते हैं हमारे ब्लड के अंदर हिपेरिन भी होता है। हिपेरिन को हमारा लीवर बनाता है, तो हिपेरिन क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग को रोकता है। ऐसे ही जो सैंपल दिया जाता है आपसे ब्लड का, आपका ऐसे ही जो आपके ब्लड का सैंपल दिया जाता है, तो उस डब्बे के अंदर जो सैंपल लिया तो उसके अंदर हिपेरिन होता है, अगर हिपेरिन ना हो तो ब्लड जम जाएगा, उसका टेस्ट नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात। तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, हिपेरिन होता है जो ब्लड को क्लोटिंग होने से रोकता है।
ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो अगर ये भी बताता है, अगर क्या कहते हैं ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो रही जल्दी से, तो इसका मतलब ये भी है कि हिपेरिन का जो लेवल है वो बढ़ गया है, या तो फिर क्या इसको निमोनिया है। निमोनिया में भी क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है। और अगर क्लोटिंग टाइम डिक्रीज हो रहा है, अगर कम हो जा रहा है, तो वो क्या बताता है कि इसको थ्रोम्बोसिस होने का रिस्क है, खतरा है, या फिर क्या हो जाएगा, एम्बोलिज्म हो जाएगा। तकरीबन दोनों एक ही बातें हैं। थ्रोम्बोसिस का मतलब ये होता है जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो आपस में ही चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में ही चिपक जाएंगे। पता चला जाके कहीं पे क्लोट बना लिया, हमारी जो क्या कहते हैं हार्ट की आर्टरीज है उसमें जाके पता चला कि वो बंद, मान लिया क्लोट बना लिया और जाके उसमें फंस गए। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। अब एक टेस्ट होता है ब्लड शुगर लेवल, जो आप जानते हैं ब्लड शुगर लेवल। तो इसका शुगर लेवल कितना नॉर्मल होना चाहिए, तो एक होता है फास्टिंग, यानी बिना खाए पिए 8 घंटा 6 घंटा 8 घंटा भूखा रहने के बाद, तो वो 70 से 99 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये क्या नॉर्मल है, ठीक है। एक होता है खाने के बाद, तो वो कितना होना चाहिए, तो लेस देन 180 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए, यानी खाने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद होता है ये टेस्ट, तो वो उसमें कितना होना चाहिए, तो 180 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। और एक होता है रैंडम टेस्ट। रैंडम टेस्ट में कितना होना चाहिए, तो 110 से 140 mg पर डेसीलीटर के बीच में होना चाहिए, तो वो क्या है, नॉर्मल है। इसके बारे में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं पीछे लेक्चर में भी शायद, इसलिए इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब एक है ब्लड यूरिक एसिड टेस्ट। क्या है, ब्लड यूरिक एसिड टेस्ट। इसमें क्या चेक किया जाता है, तो इसमें देखा जाता है कि हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड कितना है। इसमें हमारे ब्लड के अंदर क्या है, यूरिक एसिड की मात्रा कितनी ज़्यादा है, कितना कम है। तो नॉर्मल रेंज क्या है यूरिक एसिड का, तो कितना होना चाहिए, 2 से 6 mg पर 100 ml। ये नॉर्मल है। कितना है, 2 से 6 mg पर 100 ml क्या होना चाहिए, यूरिक एसिड होता है, इतना नॉर्मल है। और अगर यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, क्या होता है, यूरिक एसिड अगर ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है, घुटनों के अंदर दर्द होने लगता है, उसको बोलते हैं गाउट हो गया। या फिर क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है कि आदमी को किडनी फेलियर है, क्योंकि वो यूरिया को क्या है, यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल रहा है ब्लड से। तो ये भी इंडिकेट करता है कि आदमी को क्या है, रीनल फेलियर, यानी किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी काम नहीं कर रही है सही से, इसलिए आदमी को क्या है, दिक्कत हो रही है। तो ये क्या कहते हैं, जो ब्लड यूरिक एसिड टेस्ट है ये बताता है कि बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा कितनी है, वो नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है या ज़्यादा है। तो अगर वो ज़्यादा होता है इसका मतलब ये किडनी में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है कि वो ब्लड से यूरिक एसिड को छान छान के बाहर नहीं निकाल पा रही है। तो जब बढ़ता है यूरिक एसिड तो जाके जॉइंट्स वगैरह उसमें भरता है, फिर दर्द करता है। तो अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।